साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियोस में आपके समक्ष शिलाल शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी की संक्षिप्त कथा वस्तु प्रस्तुत की थी। आज मैं इस उपन्यास के कुछ बिंदुओं पर बातचीत करते हुए इसका विश्लेषण करूंगी। वैसे यदि मैं कहूँ कि इतने बड़े उपन्यास का, इतने महत्वपूर्ण उपन्यास का विश्लेषण एक वीडियो में करना संभव नहीं है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिए भी संभव नहीं है और किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसमें इतना कुछ है बताने के लिए कि अगर और 4 वीडियोस बन जाए तभी भी कम पड़ेंगी। हर एक पात्र पे बात कर सकते हैं, इस समस्याओं पे बात कर सकते हैं, इसकी भाषा पर मुख्य रूप से बात कर सकते हैं। कथानक पर तो हम बात करते ही हैं हर उपन्यास की, लेकिन इसमें इतना कुछ है बताने के लिए कि उसके लिए ये 20 मिनट की या 25 मिनट की वीडियोस के लिए काफी नहीं हो सकती। फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि कुछ कुछ बिंदुओं पर मैं आपको मुख्य मुख्य बातें बताते हुए चलूंगी। वैसे आपने संक्षिप्त कथा वस्तु के अंदर इसकी कथा को समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। तो आइए करते हैं राग दरबारी उपन्यास के कुछ बिंदुओं पर बातचीत। 1968 में लिखा गया राग दरबारी उपन्यास शिलाल शुक्ल द्वारा रचित एक कालजयी उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यह उतना ही लोकप्रिय है जितना अपने प्रकाशन के दौरान था। इस उपन्यास के अनेक संस्करण आ चुके हैं, साथ ही अनेक भाषाओं में इस उपन्यास का अनुवाद भी हो चुका है। इस उपन्यास के लिए शिलाल शुक्ल को 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और साथ ही इस पर टीवी सीरियल भी बन चुका है। एक वाक्य इस उपन्यास का हिंदी भाषियों के मुहावरे में शामिल है कि शिवपालगंज सारे देश में फैलता जा रहा है। पढ़े लिखे वर्ग की पढ़े लिखे वर्ग की बेचैनी को बयान करने वाला यह वाक्य इस पूरे उपन्यास में गूंजता है। इस उपन्यास में सत्य के लिए लड़ने वाले लंगड़ की ट्रेजेडी है। वास्तव में इस उपन्यास को जो व्यंग्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है, केवल इसी नाम से इसको संबोधित किया जाता है, उसके स्थान पर इसे हम विडंबनात्मक उपन्यास कहें तो ज्यादा सार्थक होगा। शिलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास को बहुत तीखी विडंबना के साथ लिखा है और ये विडंबना पूरे उपन्यास के अंदर मुखरित होती हुई दिखाई पड़ती है। इस उपन्यास के माध्यम से हम देश को शिवपालगंज में बदलते हुए देखते हैं। वस्तुतः ये हमारे समाज की विद्रूपताओं, राजनीतिक, न्यायिक, शैक्षणिक, जाति पाति, धार्मिक वास्तविकताओं के दर्शन कराता है। साथ ही व्यंग्यात्मक तीखेपन के साथ हमें सतर्क रहने और सोचने पर विवश भी करता है। शिवपालगंज भारत का एक रूपक बनकर इस उपन्यास में उभरता है। यह उपन्यास गांव की सत्ता का संघर्ष दिखाता है, जाति पाति का भेदभाव दिखाता है, ग्रामीण जीवन के रोमांटिक मिथक को तोड़ता है। लंगड़ जैसे पात्र के माध्यम से यह दर्शाना इस उपन्यास में बहुत ज्यादा विडंबनात्मक लगता है, यथार्थपूर्ण लगता है कि जो न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है, समाज में उसकी दयनीय स्थिति है। आज भी समाज की यही स्थिति है और इस उपन्यास में यह सार्थक रूप से हमें देखने को मिलता है। राग दरबारी उपन्यास की मुख्य पृष्ठ पर लिखा गया है कि राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है, जो आजादी के बाद की प्रगति के नारों के बावजूद अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज बनकर प्रस्तुत होता है। राग दरबारी का विषय शिवपालगंज और उसकी छाती पर सवार वैद्य जी और उनकी बैठक है। इसका मुख्य केंद्र वही बैठक है जहां पर वैद्य जी अपना राग अलापते हैं, अपने राग में औरों का राग मिलाते हैं, या उसी राग का पूरा विकासात्मक रूप इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इस दृष्टि से बैठक ही दरबार है। दरबार अगर इस उपन्यास का नाम है तो ये दरबार कहाँ है? ये दरबार लगता है वैद्य जी की बैठक में, जिसके राग से पूरा गांव समाज संचालित होता है। सतह पर यह उपन्यास उसी जिंदगी का दस्तावेज दिखाई पड़ता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई है कि लखनऊ जैसे किसी बड़े शहर से कुछ मील की दूरी पर सड़क के किनारे बसा गांव, कस्बा कह लीजिए, शिवपालगंज हिंदुस्तान के नक्शे में ढूंढने पर शायद हमें नहीं मिलेगा अगर हम ढूंढने चलेंगे इसको तो, परंतु इसके बावजूद उपन्यास का शिवपालगंज आजादी के बाद के विकसित हुए हिंदुस्तान में कहीं भी मिल सकता है। हम उसे कहीं पर भी देख सकते हैं।
इसलिए वैद्य जी के दरबार का राग अपनी आंचलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके समूचे देश का राग बन जाता है। इसलिए दरबार की वास्तविक स्थिति देश की बड़े बड़े प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि संसद और विधानसभाओं द्वारा स्थापित सत्ता प्रतिष्ठानों की चार दीवारी में पहुंच जाती है। शीर्षक यहीं से सार्थक हो जाता है कि राग दरबारी क्यों रखा गया इसका नाम। यहाँ पर इसमें संपूर्ण देश की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन है, न्याय व्यवस्था का वर्णन है और अर्थव्यवस्था की पूरी झांकी हमें इस उपन्यास में मिल जाती है, जैसा कि आपने कथा के संक्षिप्त विवेचन में जान लिया होगा। पंचायत, ग्राम सभा, सहकारी समितियों के चुनाव में वे सभी हथकंडे अपनाए जाते हैं जो विधानसभा और संसद के चुनावों की चीज है। राष्ट्रीय लोकतंत्रवाद के परिणाम स्वरूप सत्ता की राजनीति, विरोधी की राजनीति, गुटबंदी, भ्रष्टाचार, तिकड़म, शोषण, उत्पीड़न आदि नीचे से ऊपर तक की ओर नहीं बल्कि वरन ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ये व्यवस्था चल रही है कि ऊपर से आ रहा है भ्रष्टाचार और नीचे की तरफ फैल रहा है। गांव की कथा का केंद्र बनकर भी उपन्यासकार ने दरबार के राग को कभी कम नहीं होने दिया। गांव का कथा का केंद्र है ही, लेकिन जो दरबार का राग है उसको वो हमेशा बना के रखता है। इसलिए शीर्षक की सार्थकता उपन्यास की प्रतीकात्मकता को उभारने में सहायक है, क्योंकि इससे जो उसका कथा वस्तु है उसका फलक संकुचित नहीं होता बल्कि और विस्तृत हो जाता है। इसलिए राग दरबारी केवल वैद्य जी की बैठक का ही राग ना होकर के समूचे देश के प्रमुख सत्ता प्रतिष्ठानों का भी राग बन जाता है। अपने इस रूप में हम कहें तो ये उपन्यास अपने आप में अपने नाम को सार्थक कर देता है। अगर इसकी वस्तु तत्व की बात करें या कथा वस्तु की बात करें जो कि हमने की थी, उसको तो आप कहा कथा के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन मूलतः उन्होंने कहना क्या चाहा है इसके अंदर, इसका वर्णन क्या है इसके अंदर, संक्षिप्त रूप में अगर हम कहें तो इस उपन्यास में ग्रामीण संदर्भों में हमारे राष्ट्रीय जीवन की उस परख को दिखाया गया है जो कुछ वर्षों की तथाकथित उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में विकलांग और बहुत ही बुरी भद्दी विद्रूप प्रतीत हो रही है। इस दृष्टि से हम यदि कहें तो विकास के नाम पर गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, प्राइमरी स्कूल है। अगर विकास की बात करें, ऊपर ऊपर से देखने की बात करें तो क्या चाहिए विकास के लिए गांव में, वहां के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ स्कूल भी है, चिकित्सा केंद्र भी है और इन सब का नियमन करने वाली गांव की पंचायत भी है। लेकिन वास्तविकता क्या है? गांव के मरीजों में मुफ्त वितरण करने के लिए चिकित्सा केंद्र की अंग्रेजी दवाएं और असहाय बच्चों में वितरित होने के लिए प्राइमरी स्कूल में आए अमरीकी दूध के डब्बे गांव प्रधान सनीचर की दुकान पर चोरी छिपे बिकते हैं। इससे केवल सनीचर या वैद्य जी की ही असलियत का पर्दाफाश नहीं होता बल्कि केंद्रीय सरकार की जो अर्थ नीति है, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हैं, वो उन सब का भी पर्दाफाश हो जाता है। उपन्यास में स्थान स्थान पर देश के बुद्धिजीवियों, नेताओं और कार्यालयों, सरकारी न्यायालयों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, शिक्षा संस्थाओं, ऋण और अनुदान वितरण प्रणाली, सामुदायिक कृषि अन्याय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों, घटनाओं और साहित्यकारों और सरकारी कोशकारों और बुद्धिजीवियों का कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन पर टिप्पणी है या प्रत्यक्ष रूप से उन पर टिप्पणी की गई है, व्यंग किया गया है। यह सब उपन्यास का विषय तो नहीं है लेकिन उसके अंदर ही समाहित हो जाता है, कथा वस्तु का अंग बन जाता है। एक काल्पनिक गांव के रूप में यदि कहें, शिवपालगंज के व्यक्तित्व को लेखक ने प्रतीक के रूप में गढ़ दिया है। वैद्य जी की बैठक में गंजेड़ियों की सोहबत से कुछ दिनों में ही रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो यहाँ मिलेगा। जैसे कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो महाभारत में मिलेगा, तो यहाँ पर भी उसी तरह से रंगनाथ को लगता है कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो शिवपालगंज में मिलेगा। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक जैसी ही काम करती है। उसने देखा, अर्थात रंगनाथ ने देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार वाले पृष्ठ से ही मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिसके सहारे बड़े बड़े निगम चलते हैं, आयोग और प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घिसटते हैं, वही दांव पेंच और पैंतरेबाजी की अखिल भारतीय एकता में उसकी आस्था और भी मजबूत हो जाती है। शिवपालगंज और भारत की इस अभिन्नता को उपन्यासकार ने कई युक्तियों से रेखांकित करने का प्रयास किया, कई तरीकों से उसको दिखाया है। ग्राम सभा की अमीरी और ग्राम प्रधान की अमीरी की अभिन्नता पर व्यंग करते हुए लेखक ने लिखा है कि उस पद में, जो ग्राम प्रधान का पद है, उसके सम्मान में कमी नहीं होती, क्योंकि सारे देश की तरह शिवपालगंज में भी किसी तरीके से हो, केवल अमीर बन जाने से ही आदमी सम्मानपूर्ण बन जाता था। और वहां भी सारे देश की तरह किसी संस्था
का फोकट पैसा खा लेने भर से आदमी का सम्मान नष्ट नहीं होता था। यहाँ लेखक ने देशव्यापी भ्रष्टाचार और आर्थिक घोटाले की प्रवृत्ति को दिखा दिया। रंगनाथ को शनिचर के विजय में प्रदेश की राजधानियों में न जाने कितने वैद्य और मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कतार में न जाने कितने सनीचर घुसे हुए दिखाई पड़ते हैं कि हमारे देश में जगह जगह पर ऐसे सनीचर, ऐसे वैद्यनाथ जी यहाँ पर घुसे पड़े हैं जो इस प्रकार से अनाचार करते रहते हैं। यहाँ वैद्य और सनीचर की स्थिति मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के मध्य मूर्ख, उनके बीच में जो मूर्ख निठल्ले जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी स्थिति को अभिन्न सिद्ध करती है कि वैसे ही होते हैं। शिवपालगंज की बदतर स्थिति से खिन्न होकर के जब रंगनाथ कहता है कि धरती पर एक शिवपालगंज ही नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए सारा मुल्क पड़ा हुआ है, इस पर खिन्न होते हुए रूपन कहता है कि मुझे तो लगता है दादा सारे मुल्क में शिवपालगंज ही फैला हुआ है। ये है, याद रहे कि इस उपन्यास का आरंभ भी शिवपालगंज में रंगनाथ के प्रवेश से होता है और अंत भी उसी के जाने से होता है। रंगनाथ शिवपालगंज का नंगा नाच देखकर पूरी तरह से ऊब जाता है और वहां से निकल भागने का निर्णय कर लेता है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल से झड़प हो जाती है और जिसमें प्रिंसिपल का उत्तर है, बाबू रंगनाथ तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर उनसे यही साबित होता है कि तुम गधे हो। यह उत्तर स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्राय हर बुद्धिजीवी के गाल पर यहाँ के यथार्थवादी जो लोग हैं वो तमाचा की तरह से मारते हैं। भारत का हर बुद्धिजीवी आज रंगनाथ की दयनीय तस्वीर बनकर के और हत बुद्धि होकर के समाज की उन चुनौतियों के भीतर ही भीतर जूझ रहा है। राग दरबारी उपन्यास की कथा वस्तु ग्रामीण यथार्थ से आगे बढ़कर स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज के अत्यंत व्यापक यथार्थ को, सच्चाई को बयान करती है। राग दरबारी के रचना काल तक हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की भांति ही ग्राम जीवन से संबंधित कुछ यथार्थवादी उपन्यासों की एक परंपरा स्थापित हो ही चुकी थी। प्रेमचंद से लेकर के नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, फणीश्वरनाथ रेणु आदि उपन्यासकारों ने अपने अंचल पर अपने बहुत बेहतरीन उपन्यास लिखे थे और भाषा शैली में भी अगर कहा जाए तो वो सहज व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। शिलाल शुक्ल ने विषय के रूप में ग्रामीण जीवन को लेकर उसे सार्वदेशिक अंतर्वस्तु का स्वरूप ही प्रदान नहीं किया, बल्कि भाषिक भंगिमा और उसके संरचना शिल्प को भी बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। राग दरबारी में स्थान स्थान पर फूटने वाली उपाख्यानों की झड़ी निरंतरता में बाधक बनकर कथा रस से परिपूर्ण बनी रहती है। विषयांतरों में भी अपनी व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से शिलाल शुक्ल जो है वो अपनी एकान्विति बनाए रखने में परिचय देते हैं अपनी कौशल का। राग दरबारी की किस्सा गोई प्रेमचंद ही नहीं बल्कि रेणु की भी किस्सा गोई से आगे बढ़कर कभी वक्रोक्ति में और कभी अतिरंजना को, कभी वाग वैदग्ध्य में, कभी अपकर्ष के सहारे कथा को बहुत ही मनोरंजक बना करके पेश की गई है। उपन्यास के ठाकुर दूरबीन सिंह की कथा और सनेजर द्वारा उनके दो संस्मरण, पंडित राधेलाल की कथा, छोटे पहलवान द्वारा बताई गई अपने खानदान की कथा आदि का इस प्रकार से विन्यास किया गया है कि वे मूल कथा से विषयांतर नहीं प्रस्तुत लगती। प्रिंसिपल साहब की प्रोफेसर बैनर्जी को लेकर की गई गप के साथ ही इंडिया से इंग्लैंड जाते हुए हवाई जहाज से जुड़ी गप विशेष उल्लेखनीय है। चुनाव की रामनगर, नेवादा और महिपालपुर की जो पद्धतियां थी चुनाव जीतने के लिए, उनके 3 किस्से राग दरबारी की मूल कथा से भी जुड़ जाते हैं और उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनते हैं। चाहे गप्पे हों या मूल कथा से जुड़ने वाले किस्से हों, सब जगह उपन्यासकार की कल्पनाशीलता और उसके वाक चातुर्य, विशिष्ट अनुभव, सामान्य ज्ञान आदि का हमें पूर्ण परिचय मिलता है। अपनी व्यंग शैली और भाषी भंगिमा के कारण राग दरबारी अपने समकालीन उपन्यासों से एकदम अलग दिखाई पड़ता है। पारंपरिक औपन्यासिक शिल्प का परित्याग करके एकदम अभिन्न शैली अपना करके श्रीलाल शुक्ल ने अपनी सृजन क्षमता का पूरा श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी की रचना के लिए ग्रामीण गंवार पात्रों के बीच रहकर कितनी कठिन जिंदगी बितानी पड़ी है। पात्रों की बोली बानी उन पर इतनी हावी हो जाती है कि जीवन और रिश्तेदारों के बीच उन्हें तिरस्कार का भाजन बनना पड़ता है। राग दरबारी में खेडस, चकाचक, चुर्रैट, फंटूश, फुट्ट फेरी, लासेबाज, भरत मिलाप, गिचिर पिचिर, घसड़ फसड़ आदि 100 से अधिक शब्दों का प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि इसके सामाजिक व्यवहार की विश्वसनीयता शब्दों के द्वारा प्रतिपादित होती है। उदाहरण के लिए स्कूल के शिक्षक, वैद्य जी, रंगनाथ, सनीचर, बद्री पहलवान, रुपन बाबू, जोगनाथ आदि अनेक पात्र हैं
जिनकी भाषा, बोलने का लहजा आदि एक खास प्रकार की पृष्ठभूमि को पाठक के सामने उपस्थित करता है। रंगनाथ की भाषा में बौद्धिकता है, वह अपने ज्ञान के आधार पर स्थितियों का विश्लेषण करता है। शहरी मध्यम वर्ग के बौद्धिक पात्र की तरह उसकी भाषा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ मिल जाते हैं। वैद्य की भाषा का लहजा लोचदार है, वे राजनीतिज्ञ की तरह भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों में स्पष्टता नहीं है, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके अभिप्राय बाहर और भीतर एक समान नहीं है। इसी प्रकार गांव के अनपढ़ लोग भी कई प्रकार की पृष्ठभूमि से आए हुए लगते हैं इस उपन्यास के अंदर। कुछ पहलवान हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ सेवक हैं, कुछ जुआरी हैं, कुछ शराबी हैं। इन लोगों की शब्दावली की भी अपनी एक पहचान है। राग दरबारी में प्रचलित शब्द भंडार के साथ ही लोक जीवन की क्षेत्रीय शब्दावली से भी शब्द लिए गए हैं। हिंदी के शब्द भंडार से श्रीलाल शुक्ल ने तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का अवसर के अनुकूल उपयोग किया है इस उपन्यास में। इसके साथ ही हिंदी में आगत विदेशी शब्दों, अंग्रेजी, फारसी और अरबी शब्दों के प्रयोग में भी उन्हें किसी प्रकार की हिचक दिखाई नहीं पड़ती है, उनको वो यथास्थान पर प्रयोग करते हैं। उपन्यास लोक जीवन का गद्य माना जाता है, तो उसी के आधार पर लोक जीवन की सर्वाधिक निकटता उसमें प्रयुक्त मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों और लाक्षणिक प्रयोगों में दिखाई पड़ती है। राग दरबारी में बहुत सदे हुए मुहावरों और सटीक कहावतों का प्रयोग तो बहुत अधिक दिखाई नहीं देता है, फिर भी तन पर नहीं लगता पान खाया अलबत्ता, जिसकी पूंछ उठाया मादा पाया, हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आग खाएगा तो अंगार लगेगा, मुंह में राम बगल में छुरी आदि कहावत नुमा जो उक्तियां थी उनका प्रयोग हुआ है। और हाथ खींचना, मुंह चुराना, हवा बांधना, तीन तेरे होना, अंधों में काना राजा आदि कुछ इन्हें गिने मुहावरे भी राग दरबारी उपन्यास में हमें मिल जाते हैं। राग दरबारी उपन्यास में चित्रोपम, चित्रात्मकता और उसके विशेषणों का प्रयोग भी देखने ही बनता है, जैसे कि बुदानी चेहरा, बुदानी मुस्कान, बुदानी हंसी, वैष्णव जन वाली हंसी, इस तरह के शब्द भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इनमें जो कमी रह गई थी उपन्यासकार ने अपने भाव प्रवणता और कल्पनाशीलता से के माध्यम से उसको पूरा भी किया है। से मिलती जुलती एक और पद्धति है राग दरबारी में जो मिलती है, वह है बिंबात्मकता। इसे आचार्य शुक्ल ने कविता में बिंबों के माध्यम से अर्थ ग्रहण के नाम से अभिहित किया था, और ये पद्धति भी देखने को यहाँ पर मिल जाती है हमें। अर्थ ग्रहण की इस पद्धति में श्रीलाल शुक्ल ने प्रस्तुत की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रीय उदाहरण दिए हैं, जैसे सनीचर को उस किसान के सामने घरेलू बातें सुनने में अड़चन हो रही थी, इस अड़चन का चित्रण लेखक ने किस प्रकार से किया है वो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर पार्टी प्रेसिडेंट का डांट खाकर एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया हो, कुछ उसी पोज से उसने अपने चेहरे को निर्विकार बनाने की कोशिश की। यहाँ छोटे पहलवान की डांट और पार्टी प्रेसिडेंट की डांट पर सनीचर के निर्विकार पोज को प्राइम मिनिस्टर के पोज द्वारा प्रतिबिंबित कराया गया है। यह भाषा की चित्रात्मकता का एक अच्छा रूप है। राग दरबारी की व्यंग शैली और भाषिक भंगिमा के साथ ही उसमें भाषा प्रयोगों के विविध रूपों का जो हमने अध्ययन किया, वैसे भी धारदार व्यक्ति के सशक्त उपकरण है। किस्सा गोई की कला को श्रीलाल शुक्ल ने धारदार अभिव्यक्ति के माध्यम से खूब चमकाया है। शिवपालगंज जाते समय जब रंगनाथ की ट्रेन छूट जाती है तो वह ट्रक ड्राइवर से ले जाने का निवेदन करता है। ट्रक ड्राइवर ने जब अपनी नजर घुमाई, आहा, पैर खद्दर के पजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर की कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, साथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। पात्रों और स्थल विशेष के इस प्रकार के रेखा चित्र उपन्यास में भरे पड़े हुए हैं। इस प्रकार का वर्णन, गुटबंदी, फुसफुसाहट, भुनभुनाहट, इंसानियत, नैतिकता, ठहाका आदि की व्याख्याएं यहाँ बहुत है, विश्लेषण भी है। इन सब के स्वरूपों और प्रकारों में के चित्रण में, इनके शील निरूपण में श्रीलाल शुक्ल जमीन आसमान एक कर देते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीति, साहित्य, सामाजिक जीवन की सबकी दर परत उघाड़ते हुए वे कथा की गति को विराम देते ही नहीं बल्कि कभी कभी बहक भी जाते हैं। राग दरबारी उपन्यास में आए हुए सभी पात्र अपने अलग अलग कहानी लिए हुए हैं। एक तरफ छंगामल इंटर कॉलेज की गतिविधियों और उसके चुनाव की कहानी है, तो दूसरी तरफ कोऑपरेटिव यूनियन के गबन और उसके चुनाव की कहानी है, और तीसरी ओर ग्राम पंचायत के चुनाव की कहानी है। शिवपालगंज गांव सभा के चुनाव के महत्व को रेखांकित करने के लिए रामनगर, महिपालपुर, नेवादा की ग्राम पंचायतों के चुनाव की अलग अलग 3 कहानियां इसमें प्रस्तुत होती हैं।
रुपन, बद्री पहलवान, छोटे पहलवान, गयादीन, रामाधीन, भीखम खेड़वी, जोगनाथ, सनीचर, लंगड़ आदि सारे पात्र, सभी पात्र अपनी अपनी कहानी लेकर के इस उपन्यास में मौजूद हैं। सबकी अपनी कथाएं हैं। इसमें वैद्य जी और छोटे पहलवान अपने पूरे खानदान के साथ कथा में उपस्थित हैं। प्रिंसिपल और मास्टर खन्ना की अलग ही कहानी है। सब मिलकर राग दरबारी का एक बड़ा सा चरित्र उपाख्यान हमारे सामने पेश करते हैं। वैद्य जी की यदि बात करें तो वैद्य जी कैसे हैं, वैद्य जी के की पहचान करना इस उपन्यास में अंत तक हमारे बस की बात लगती नहीं, और हम उसके चरित्र की परतों को दर परत उघाड़ते हुए देखते चलते हैं कि वैद्य जी वास्तव में है कैसे व्यक्ति। मुखौटों के बीच असलियत की पहचान को असंभव बनाने वाले वैद्य जी मात्र एक व्यक्ति नहीं, संस्था है पूरी। वे गांव के कुलपूज ब्राह्मण हैं, जाने माने वैद्य हैं, छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और अब गांव पंचायत को हथियाने के लिए लपक रहे हैं। खान पान में शुद्ध शाकाहारी और पोशाक में खद्दर की धोती, कुर्ता, सदरी, टोपी, चादर में भव्य मूर्ति में दिखाई पड़ते हैं कि जब चादर ओढ़ लेते हैं तो थे। वैद्य जी अंग्रेजी हुकूमत के समय अंग्रेजों के विश्वास पात्र बनकर के जापान से लड़ने के लिए सेना में भारतीयों की भर्ती करवाते थे। हुकूमत की कृपा का पात्र बनकर जज की अदालत में जूरी और असेसर बनकर दीवानी मुकदमों में जायदाद के सिपुर्दगार का काम करते थे। गांव के जमींदारों में लंबरदार का दर्जा उन्हें मिला हुआ था। स्वातंत्र्योत्तर भारत में विदेशी शासकों के फर्माबरदार सेवक बनकर रातों रात अपने राजनीतिक गुटों में सैकड़ों सदस्य बनाने लगे। इस प्रकार वे वर्तमान शासन सत्ता के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए। ऊपर से अपने इस रूप में वे जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश बनकर के वहां मौजूद थे। लेकिन उनकी आमदनी का जो परोक्ष साधन था, जो अलग से और साधन था, वो था छंगामल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति, कोऑपरेटिव यूनियन की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप और विकास कार्यों के लिए प्राप्त होने वाला सरकारी अनुदान, ऋण की तकाबियां थी। डिप्टी डायरेक्टर स्कूल निरीक्षक और डिप्टी डायरेक्टर कोऑपरेटिव उन्हीं के इशारों पर काम करते थे। सभी संस्थाओं के चुनाव का परिणाम उनकी मुट्ठी में रहता था। समाज में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उनकी पहुंच से बाहर हो। छात्र नेताओं के प्रतिनिधि रुपन और बाहरी और गांव के गुंडों के सरदार बद्री पहलवान उनके पुत्र थे। रुपन और बद्री पहलवान बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि रंगनाथ उनके भांजे थे। थाने की पुलिस और थानेदार उनके इशारों पर चलने के लिए मजबूर थे। कॉलेज का प्रिंसिपल उनका चाकर था। गांव और बाहर की राजनीति के लिए भी अटल स्तंभ थे। बड़े बड़े अधिकारियों को वश में करने के लिए उनके पास वीर्य पुष्टि की अचूक दवा के साथ साथ देश के प्रसिद्ध ज्योतिषियों और बाबाओं का गहन संपर्क था। अपने बेरोकटोक स्वार्थ सिद्धि के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को छिन भिन करने वाली करामात उनके पास थी। सब मिलाकर वैद्य जी उस राजनीतिक सांस्कृतिक संस्कृति के प्रतीक थे जिसके असत्य भार से देश का प्रजातंत्र और लोक कल्याण की कामना त्राही त्राही कर रही थी। हर जगह वो मौजूद थे अपने भ्रष्ट नीतियों के साथ। यह तो एक साक्षात संस्था के रूप में वैद्य जी का बाहरी खाका हमने आपको बताया। राग दरबारी में उनका आंतरिक चरित्र भी स्थान स्थान पर संकेत के रूप में मिल जाता है। रंगनाथ जब रूपन के प्रेम पत्र की चर्चा करते हुए उनसे कहता है कि इसको लेकर मामा जी बहुत नाराज हैं, तो रूपन कहता है कि वे क्या नाराज होंगे, जरा मुझसे बात करके देखो। 14 वर्ष की उम्र में विवाह होने और बड़ी माँ के मर जाने पर उनसे 1 साल भी नहीं रुका गया, दूसरी शादी कर ली। इस प्रकार से उनके चरित्र को उनके पुत्र ही बयान कर देते हैं और उनके चरित्र की सारी परतों को खोल के रख देते हैं। इससे हमें वैद्य जी के दुराचरण का भी संकेत मिलता है। लेखक ने वैद्य जी का जो व्यंग चित्र प्रस्तुत किया है उसे देखकर पाठक भौतिक दृष्टि से अपने को उनसे श्रेष्ठ समझता है। नैतिकता की इस विजय को दिखाकर वैद्य जी को छोटा और कमजोर सिद्ध किया गया है, जिससे पाठक में आत्मविश्वास पैदा होता है कि ये वह वैद्य जी को पराजित कर सकता है। वैद्य जी का चरित्र प्रस्तुत करने में लेखक की यही दृष्टि रही है कि आम जनता में जो पाठक बैठा है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझे और उन बुराइयों से दूर होने की एक तरह से परिकल्पना कर सकता है। इस तरह वैद्य में नायक नहीं खलनायक है और पाठक को स्वयं नायक की भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। यह संदेश भी उपन्यास के परोक्ष रूप में हमें जानने को मिलता है। राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ को भारतीय बुद्धिजीवियों के रुगुण प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
उपन्यास का आरंभ और अंत भी रंगनाथ शिवपालगंज में प्रवेश और पलायन से होता है, इसलिए वह शिवपालगंज की समस्त गतिविधियों को देखता भी है, दृष्टा भी है। वह वैद्य जी का भांजा है, इसलिए सर्वत्र उसकी कुछ पूछ भी है, सम्मान भी है उसका। 18 वर्षीय रूपन छंगामल इंटर कॉलेज की 10वीं का छात्र नेता और कॉलेज के मैनेजर वैद्य जी का पुत्र है। केवल पढ़ाई लिखाई को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में थाना, कॉलेज, कोऑपरेटिव से लेकर के गांव के गंजेड़ियों तक में उसका बोलबाला है। उद्दंडता और अनुशासनहीनता के रोग से ग्रस्त इसे विद्रोही युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि बना करके उपन्यासकार ने इसको पेश किया है कि ये विद्रोही पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर के थानेदार तक उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उस पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है कि उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रत्येक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचा के किराया भी नहीं मांगते थे, बल्कि आशीर्वाद मांगते थे उनके थे। रंगनाथ और रुपन में एक मूलभूत अंतर था। सारे मुल्क में फैले शिवपालगंज के अनुभव तक रुपन जैसा गंवार नागरिक उपन्यास के अंत में पहुंच जाता है, जबकि है बावजूद इसके रंगनाथ कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है और प्राय तटस्थ दृष्टा के रूप में ही भूमिका में वो गांव में रहना चाहता है। प्रिंसिपल के विरुद्ध खन्ना मास्टर के प्रति उसे सहानुभूति होती है, लेकिन कॉलेज की जांच के लिए होने वाली बैठक में खन्ना के गुट के लोगों द्वारा मारपीट की बात आती है तो वह उदासीन होने लगता है और वह सोचता है कि स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए शिवपालगंज की आबोहवा भले ही अच्छी हो, वहां की हवालात की इस मामले में अच्छी ख्याति नहीं है। कर्म क्षेत्र के प्रति एक बुद्धिजीवी की उदासीनता रंगनाथ के रूप में हमें देखने को मिलती है। रंगनाथ के विपरीत रुपन की सहानुभूति कर्म क्षेत्र में भी प्रवेश करती दिखाई पड़ती है। वह कॉलेज की कमेटी की बैठक में किसी भी स्थिति के मुकाबले के लिए प्रिंसिपल और वैद्य जी के विरुद्ध पूरी तैयारी करता है, लेकिन अपने षड्यंत्र में सफल वैद्य जी जब बिना जांच के ही खन्ना और मालवीय को पूर्व निर्मित त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वह पूरे आवेश के साथ अपना विरोध प्रकट करते हुए ऐसा नहीं हो सकता करके, और आप जबरदस्ती इस्तीफा इनसे नहीं लिखवा सकते, ये इस्तीफा नहीं देंगे। रुपन इस्तीफे की कार्रवाई तो रोक नहीं पाता, लेकिन वैद्य जी की दहाड़ और गालियां सुनकर जब वहां से चला जाता है तो उसका व्यक्तित्व कुंठित या तिलमिलाया हुआ प्रतीत होता है। वह कुछ करने पे उतारू दिखाई पड़ता है। इसका अभ्यास है बहुत पहले ही रंगनाथ के सामने दे चुका है। रंगनाथ जब पूछता है कि तुमने शराब पी है, तो वह उत्तर देता है कभी ना कभी तो शुरू करना ही पड़ता। शिवपालगंज में रहना है तो इसी तरह रहा जाएगा, यहाँ महात्मा गांधी बनने से काम नहीं चलेगा। रुपन के विपरीत रंगनाथ विरोध की पहली ही कोशिश में भरभरा के उलट जाता है। रुपन तो फिर भी कुछ विरोध करता है, उसके मन में पलायन का संगीत गूंजने लगता है। रंगनाथ तो वहां से भाग जाना चाहता है, पलायन कर जाना चाहता है। रहना नहीं देश बेगाना है। रंगनाथ को उपन्यासकार ने अधिकांश बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जिस पर बहुत सारी बातें कही गई। भारत का हर बुद्धिजीवी आज रंगनाथ की दयनीय तस्वीर बना हुआ हत बुद्धि होकर के कांग्रेसी समाजवाद की उन चुनौतियों के सामने भीतर ही भीतर जूझ रहा है, जो जाल की तरह उसके चारों। बद्री पहलवान और छोटे पहलवान। राग दरबारी के बद्री पहलवान वैद्य जी के बेटे हैं और छोटे पहलवान के गुरु हैं। उनके अखाड़े से निकले शिष्यों का एक बड़ा जाल आसपास के गांव में फैला हुआ है। चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि के मामले में फंसे अपने गुंडा बदमाश शिष्यों के बीच बचाव करने के लिए, जमानत के लिए उन्हें काफी परिश्रम करना पड़ता है। दुनिया में कल्ले के जोर को ही ये बहुत बड़ी ताकत मानते हैं। नैतिकता उनके लिए कल्ले के जोर की कमी की द्योतक है। अपने पालक बालकों की रक्षा के लिए उनका परम कर्तव्य है। जो जिन बालकों को पालते हैं उनकी रक्षा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। इस पूरे उपन्यास के अंदर रामादीन बेखम खेड़वी भी है इस उपन्यास के अंदर, जो कि बेखम खेड़ा के रहने वाले हैं। ये गांव अब कुछ झोपड़ों, माल विभाग के कागजात और रामाधीन की पुरानी शायरी में सुरक्षित था। बचपन में काम धाम की तलाश में वे कलकत्ता पहुंच गए थे। वहां एक व्यापारी के यहाँ पत्रवाहक का काम करते हुए बाद में उनके साथ मिलकर कारोबार शुरू कर देते हैं। अंत में उस कारोबार के मालिक बन जाते हैं। कारोबार अफीम का था। कच्ची अफीम कलकत्ते के व्यापारियों के पास पहुंचाने की उनके पास आड़त थी, उनके पास पैसा था, लेकिन गैर कानूनी काम होने से पकड़े गए और 2 साल की उनको सजा हो गई। और इस सजा के बाद उनको काम करना असंभव हो गया। सजा के बाद तो काम चलाना संभव नहीं था, तो भीकम खेड़ी में वापस आ गए और अपने बच्चे खुचे पैसे से एक घर बनवाया और थोड़ी जमीन लेकर के खेती करने लगे।
उसके बाद इस उपन्यास में है शनिचर नाम का पात्र, जो कि महत्वपूर्ण पात्र है इस उपन्यास का, जिसका मुख्य काम वैद्य जी की बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था। उपन्यासकार ने शुरुआत में इसका परिचय दिया था। एक दुबला पतला आदमी गंदा बनियान और धारदार अंडरवियर पहने बैठा है, उसका नाम मंगल था, पर लोग उसे शनिचर कहा करते थे। उसके बाल पकने लगे थे और आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना और इसके साथ ही भांग घोटना था। रामाधीन भीकम खेड़वी ने जिस तरह अपने चचेरे भाई को गांव का प्रधान बना के उल्लू सीधा किया था, उससे वैद्य जी बहुत, अतः शनिचर को उन्होंने गांव सभा का प्रधान बनाने का निश्चय कर लिया था। वैद्य जी के दरबार में अनुभवों का लाभ उठाकर शनिचर भी बड़े उत्साह से प्रधानी के स्वप्न को साकार करने में लग जाता है। अपने चुनाव से एक महीना पहले ही गांव के प्रसिद्ध ग्रांट खोर कालिका प्रसाद को शहर ले जाता है। वहां एडीओ से मिलकर सहकारी खेती की स्कीम की स्वीकृति लेकर के आ जाता है। वह इसका खुलासा वैद्य जी के सामने इस प्रकार करता है। गुरुजी, हुआ यह है कि अब इस गांव में एक कोऑपरेटिव फार्म खुलेगा। पश्चिम की तरफ वाले ऊसर पर फार्म लहकेगा। ऊसर होने से कोई हर्ज नहीं। कागज पत्तर वाला काम बालक वाले संभालेंगे। कागज पत्तर के मामले में वे तहसील थाने वालों के भी बाप हैं। कहो तो आसमान में कोऑपरेटिव बना दे, यहाँ तो धरती की बात है। शनिचर की इस कारस्ताने से वैजी बाग बाग हो जाते हैं। अब अधिकारी के लिए सस्ती घड़ी का इंतजाम करके वैद्य जी ने महिपालपुर वाली तरकीब से शनिचर को ठेल ठाल कर प्रधान के पद पर बैठा दिया। तमंचे के बल पर वैद्य जी के सर्वसम्मत मैनेजर चुने जाने के नाटकीय प्रभाव को झेलने के बाद शनिचर की विजय पर आहत रंगनाथ की जो मनस्थिति है उसका चित्रण करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है इस उपन्यास में, शनिचर की विजय के दिन उसने बहुत कुछ सोच डाला और उस दौरान उसे प्रदेश की राजधानियों में न जाने कितने वैद्य जी और मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कतार में न जाने कितने शनिचर घुसे दिखाई पड़े। किसको? रंगनाथ को। भारतीय लोकतंत्र के रूप में साक्षात शनिचर की उपस्थिति द्वारा उपन्यासकार ने भारत की लोकतंत्रीय चुनाव व्यवस्था पर बड़ा करारा व्यंग किया है और अपने इस रूप में शनिचर एक इस उपन्यास का प्रतिनिधि पात्र बन के सामने आता है, जो एक विशेष सामाजिक राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इसे रचनाकार के उद्देश्य से सीधे जुड़ा हुआ पात्र कह सकते हैं शनिचर को। सारे देश में ग्राम प्रधान के रूप में शनिचरों का एक लंबा चौड़ा जाल फैला हुआ है, जो चुनावी दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र की नींव को डावाडोल करने में अपना योगदान देते रहते हैं। इस उपन्यास का एक और बेहतरीन पात्र है लंगड़। लंगड़ राग दरबारी का एक ऐसा पात्र है जिससे रचनाकार के साथ ही समूचे पाठक समुदाय की पूरी सहानुभूति प्राप्त होती है। उपन्यास की शुरुआत में लंगड़ का रेखाचित्र इस प्रकार दिया है उपन्यासकार ने कि माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पत्ती झेला हुआ दढ़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए, एक पैर घुटने के पास से कटा था, जिसकी कमी एक लाठी से पूरी की गई थी। चेहरे पर पुराने जमाने के उन ईसाई संतों का भाव जो रोज अपनी हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हों। लंगड़ की समस्या क्या थी इस उपन्यास के अंदर? लंगड़ को दीवानी मुकदमे के सिलसिले में एक पुराने मुकदमे की नकल लेनी थी। इसके लिए नकल नवीस ने 5 रुपए मांगे तो लंगड़ ने कहा कि रेट 2 रुपए है, तुम 5 रुपए क्यों मांग रहे हो? इस पर दोनों में काफी हुज्जत हुई, आपस में बहस हुई। नकल नवीस ने प्रतिज्ञा कर ली कि बिना रिश्वत के वह नकल कायदे से देगा, कि अब तो मैं पैसा भी लूंगा और नकल भी कायदे से दूंगा, मतलब नियम से दूंगा, प्रोसेस से दूंगा। और लंगड़ ने भी कंठी छूके प्रतिज्ञा कर ली कि वह भी कायदे से ही नकल लेगा, एक भी पैसा घूस नहीं देगा। तो घूस ना लेने में और घूस ना देने के उस क्रम के उस जद्दोजहद के बीच झूलता है लंगड़। अपने सत्र की लड़ाई धर्म की लड़ाई की तरह वह लड़ता है, जैसे धर्म की लड़ाई लड़ रहा हो। और अपने गांव से 5 मील दूर शिवपालगंज की कचहरी का वह चक्कर लगाता रहता है, पर किसी न किसी गलती को निकालकर नकल की कार्रवाई अधूरी पड़ी रहती है। उसे पूरा विश्वास है कि नकल एक दिन अवश्य मिलेगी, एक दिन उसको संविधान में विश्वास है। लेकिन अंत में जब नकल ले नहीं पाता है तो बड़ी वेदना से कहता है इस उपन्यास में लंगड़ कि नकल की दरख्वास्त फिर से न लगा दूं, दोबारा से लगा देता हूँ। यहाँ उसकी यात्रा का चरम बिंदु साकार हुआ है कि वो नहीं पाता है इस पूरे उपन्यास में नकल, और बार बार उस प्रोसेस को
दोहराने की कोशिश में लग जाता है। राग दरबारी के लंगड़ की स्थिति कुछ कुछ महिला आंचल के वामन दास जैसी ही दिखाई पड़ती है। तो एक छोटे से गांधीवादी आदर्श के लिए पूरा करते हुए वामन दास आत्म बलिदान कर देता है। लंगड़ रिश्वत ना देने के आदर्श की रक्षा करने के लिए अपने को न्यौछावर कर देता है। कथाकार जो है लंगड़ को एक भयानक पोस्टर के रूप में कचहरी में लटका देता है, जो हजार हजार जिह्वाओं से वहां की काली करतूतों की कहानियां घोषित करता है। इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि देश का आम नागरिक लंगड़ बनकर न्यायालयों की रोजमर्रा की बढ़ती लूट खसोट से त्राहिमाम कर रहा है। इस प्रकार सनेचर के माध्यम से जहां उपन्यासकार ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की विकृतियों का यथार्थपूर्ण ढंग से उद्घाटन किया है, वहीं लंगड़ के माध्यम से भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ नंगे नाच का जो प्रस्तुतिकरण किया है, दोनों ही एक दूसरे से भिन्न समुदाय के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके बाद अगले पात्र हैं प्रिंसिपल साहब और खन्ना मास्टर। ये भी दो पात्र हैं इस उपन्यास में, और चंगामल इंटर कॉलेज के प्रमुख केंद्र के रूप में ये दोनों के दोनों पात्र इस उपन्यास में आते हैं। इसमें आए प्रिंसिपल साहब और खन्ना मास्टर स्वातंत्र्योत्तर शिक्षा व्यवस्था के यथार्थ को पूरी तरह से इस उपन्यास में उजागर करते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का पूरा वृत्त कॉलेज मैनेजर वैद्य जी को ही मिलाकर ही पूरा होता है। वैद्य जी इसमें शामिल रहते हुए पूरा होता है। प्रिंसिपल साहब वैद्य जी की बैठक में नित्य उपस्थित होकर मांग करते हैं कि उनकी चापलूसी करते हैं, और खन्ना और उसके गुट के मास्टरों की शिकायत करते हैं। उनकी सबसे बड़ी योग्यता कॉलेज में गुटबंदी, मारपीट, गाली गलौज, गुंडई, नोटिस बर्खास्तगी, आतंक, नंगई आदि की समुचित व्यवस्था है। उन्होंने अध्यापकों पर 107 का मुकदमा करके उन्हें चोर डाकुओं की तरह कतार में खड़ा कर दिया है। वैद्य जी ने प्रिंसिपल को हर तरह से काम के लिए पूरी छूट दे रखी है, जो चाहो कर सकते हो। साथ ही बद्री और छोटे पहलवान उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करते ही हैं। खन्ना मास्टर आम अध्यापक का प्रतिनिधि है, जिन्हें प्रिंसिपल की ज्यादतियां स्वीकार नहीं है। अपने सक्रिय विरोध के कारण विद्यार्थियों की ओर भी वे समुचित ध्यान नहीं दे पाते। वे किसी तरह वैद्य जी के पुत्र छात्र नेता रूपन और रंगनाथ की सहानुभूति जुटा लेते हैं। इसी के सहारे प्रिंसिपल और उनकी गुट के विरुद्ध मोर्चाबंदी भी करते हैं, लेकिन वैद्य जी जैसे घाघ के सामने उनकी चलती नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की जांच के बहाने बैठकर वे गहरे षड्यंत्र द्वारा खन्ना और मालवीय को बद्री और छोटे पहलवान के कल्ले के जोर पर पहले से तैयार त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। प्रिंसिपल और खन्ना के विवाद के माध्यम से उपन्यासकार ने क्या कहना चाहा है? स्वातंत्र्योत्तर शिक्षा व्यवस्था के कुत्सित यथार्थ का उद्घाटन इसके माध्यम से हो सकता है। अध्यापकों की नियुक्ति प्रिंसिपल और मैनेजर के रिश्तेदारों में से की जाती है। दुगने वेतन पर अध्यापकों से हस्ताक्षर करा करके आधा वेतन उनको दिया जाता है। जो ज्यादा सिर उठाते हैं उन्हें खन्ना, त्रिपाठी और मालवीय आदि की तरह शिक्षा संस्थाओं से बाहर कर दिया जाता है। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अध्यापकों की गुटबंदी के शिकार हो जाते हैं। विद्यालयों को मिलने वाले सरकारी अनुदान शिक्षा कार्य में न लगकर प्रिंसिपल और मैनेजर की जेब गर्म करते हैं। ये सारे तथ्य जो है प्रिंसिपल और खन्ना के विवाद में राग दरबारी में बड़े ही कुशलता से पिरो दिए गए हैं। इनके चरित्र के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था का जो प्रामाणिक यथार्थ है वो हमारे सामने आ जाता है। इस उपन्यास में इन मुख्य मुख्य पात्रों के अलावा भी कुछ नाम है जो पात्रों के रूप में है, जैसे जोगनाथ, गयादीन, पंडित राधेलाल, कालिका प्रसाद, शत्रुघ्न सिंह, रिपुदमन और उनके भाई सरबदमन आदि और बलराम आदि के नाम भी हम इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से पात्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए और कथा वस्तु के दृष्टिकोण से देखा जाए और भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए और इन तमाम समस्याओं के रूप में राग दरबारी उपन्यास एक बेहतरीन उपन्यास और जीवंत उपन्यास साबित होता है। और कालजयी उपन्यास की श्रेणी में इसलिए कहा मैंने क्योंकि आज भी ये समस्याएं जो कि त्यों हैं, आज भी शिवपालगंज जैसी जगह और उसकी समस्याएं हमारे समाज में मौजूद हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। इस उपन्यास पर कुछ बातचीत मैंने की आपके सामने। यदि आपके लिए उपयोगी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएं, और यदि आप ये सुनना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आऊं और कुछ विषयों पे बातचीत करूं, तो मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।